आपने कभी सोचा है कि आजादी के इस अमृत काल में, इस कथाकथित नए भारत में आपके जान की असली कीमत क्या है? शायद एक पिज्जे से भी कम। आप टैक्स भरते हैं, नियम से चलते हैं, दिन रात ट्रिलियन बिलियन की इकोनॉमी की बातें सुनते हैं, बुलेट ट्रेन चलाई जा रही हैं, विश्व गुरु बनने का दावा किया जा रहा है, रोज तो नारे ही सुन रहे हैं। लेकिन ये जो आप सुन रहे हैं, क्या वो सच है? इस डबल इंजन वाली सिस्टम में आपकी सुरक्षा कितनी है? सवाल तो यही है। सवाल तो ये है कि जिस दिन आप अपने परिवार के साथ अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी सरकारी या निजी पर्यटन क्षेत्र पर घूमने जाते हैं, उस दिन आपकी सुरक्षा राम भरोसे छोड़ दी जाती है। उस दिन ना तो ट्रिलियन आपके साथ आता है, ना बिलियन आपके साथ आता है, और ना ही विश्वगुरु बन रहा भारत आपके साथ खड़ा होता है। जबलपुर के बारगी डैम में यही तो हुआ। 1 मई की शाम दर्जनों हंसता खेलता परिवार, छोटे छोटे बच्चे यही सोचकर तो क्रूज पर चढ़े थे। उन्हें यही तो लगा था कि एक खूबसूरत शाम बिताएंगे, कुछ यादगार पल सजोएंगे। वो टिकट भी खरीदते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो टिकट उन्होंने खरीदा है वो मुनाफाखोर सिस्टम में मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि अपने मौत का टिकट खरीद लिया है। सामने मौत खड़ी है। सत्ता के गलियारों में बैठा सिस्टम ठेकेदारों को दिए कमीशन के नशे में खराटे ले रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत आपने बचपन में कई बार पढ़ी होगी, सुनी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश की इस घटना ने उसी अंधेर नगरी का जीता जागता लाइव टेलीकास्ट दिखाया है। मौसम विभाग चीख चीख कर कह रहा था, बता रहा था, आंधी आने वाली है, मौसम बिगड़ने वाला है। आसमान में काले बादल भी मंडरा रहे थे, लेकिन जबलपुर के प्रशासन ने, पर्यटन विभाग ने, उस क्रूज ऑपरेटर ने किसी तरीके की कोई बात सुनी ही नहीं। नाव को पानी में उतार दिया। सवाल है क्यों? आखिर नाव को पानी में क्यों उतारा गया? अगर नाव पानी में नहीं उतरती तो क्या हो जाता? 100-200 रुपए का नुकसान हो जाता, कुछ 100 रुपए का नुकसान होता है, मान लेते हैं हजारों का ही नुकसान हो जाता। लेकिन इस देश में पूंजीपतियों और ठेकेदारों के लिए 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। भले आम आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाए सो हो जाए। आम आदमी की जिंदगी जो है वो भेली भूजा बराबर है, लेकिन प्रशासन की और जो पूंजीपति हैं उनका पैसे का नुकसान ना हो, इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी क्रूज को पानी में उतारा गया। सच तो यही है और इस सच को धुतलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आप जरा इस मौत की क्रोनोलॉजी को समझिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े नेता इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि नाव में दर्जनों लोग सवार हैं। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई फोटो खींच रहा है। लेकिन जरा गौर कीजिए इन तस्वीरों पर, किसी के शरीर पर लाइफ जैकेट है ही नहीं। लाइफ जैकेट क्यों नहीं है? भारत का इंग्लैंड विसल एक्ट 2021 ये कहता है कि किसी भी यात्री को जलयान में चढ़ने से पहले लाइफ जैकेट पहनाना अनिवार्य है। यानी कि बिना लाइफ जैकेट के आप किसी भी नाव में, किसी भी क्रूज पर नहीं चढ़ सकते। ये नियम तो बन गया है, लेकिन नियम जाए भाड़ में। ठेकेदारों को ऐसा लगा कि लाइफ जैकेट पहनाएंगे या पहनने को कहेंगे तो लोग डर जाएंगे, टिकट कम खरीदेंगे और मुनाफा कम होगा। इसीलिए नियम को ताक पर रखकर पैसे की चिंता करने के चक्कर में यह सब कुछ हुआ है। तभी हवाओं का रुख अचानक से बदलता है। क्रूज जो है वो हिचकोले खाने लगता है, पानी अंदर घुसने लगता है, और तब शुरू होता है सिस्टम की संवेदनहीनता का नंगा नाच। जश्मदीद जो बुजुर्ग महिला हैं, वो अपनी कांपती जुबान में कह रही हैं, वो जो कह रही हैं वो सुनने लायक है। वो कह रही हैं कि जब पानी अंदर आ गया, जब क्रूज में पानी बढ़ने लगा, तब क्रूज में बैठे लोगों ने जैकेट बांटना शुरू किया। लोग आए थे, कैसे? 6 लोग आए थे, दिल्ली से आए थे, जबलपुर तिलहरी। कल अचानक 4 बजे उनका मूड हुआ बरगी डैम चलते हैं। 6 बजे के लगभग इन लोग क्रूज लौट रहा था। उसी समय बहुत तेज आंधी आई और क्रूज में पानी भरने लगा। किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना के रखा गया था। बाद में जब पानी भरने लगा तब जल्दी दिए तो छीना झपटी मचने लगी और क्या माने क्रूज पलट गया। क्या माने लापरवाही है? बहुत लापरवाही है, बहुत। सिर्फ कमाई का जरिया बना के रखे हैं, कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है कि जिनको हम लेकर जा रहे हैं, जिनसे कमा रहे हैं, उनकी जान तो कम से कम बचाएं। जैकेट जो पहले पहनाया जाना चाहिए था, वो जैकेट तब बांटा गया जब हालत खराब हो गए थे। सोचिए जरा उस खौफनाक मंजर को कि सामने मौत नजर आ रही है,
पानी उफान मार रहा है, नाव डूब रहा है, बच्चे रो रहे हैं, तब नाव का स्टाफ जो है वो खैरात में या भीख की तरह लाइफ जैकेट बांट रहा है। लोगों में अफरा तफरी है क्योंकि वो सामने मौत देख रहे हैं। जितने लोग वहां पर हैं उतनी जैकेट भी नहीं है, जैकेट कम है, लोग ज्यादा हैं। ऐसे में क्या हुआ, छीना झपटी शुरू हो गई। हर कोई अपने बच्चे को बचाना चाहता था, अपनी जान बचा लेना चाहता था, एक जैकेट के लिए लड़ने लगा। इस छीना झपटी में असंतुलन बिगड़ गया और पूरा क्रूज पलट गया। अब आप बताइए, ये कोई प्राकृतिक आपदा है? ये जानबूझकर किया गया नहीं है? ये गैर इरादतन हत्या है या नहीं? लाइफ जैकेट सुरक्षा का एक साधन है, एक जरूरी चीज है, लेकिन इस भ्रष्ट तंत्र ने उसे बांटने का तरीका इतना गंदा अपनाया जिसके कारण ये मौत इतनी बड़ी और भयानक हुई। अगर समय पर जैकेट दिया गया होता, समय पर लोगों ने जैकेट पहना होता तो शायद ये नहीं होता। अगर समय रहते सिस्टमैटिक तरीके से भी लाइफ जैकेट दी गई होती तो अफरा तफरी नहीं मचता और इस तरीके की चीजें नहीं होती। लेकिन अफसोस कि ये सारी चीजें होती रही और हमने वो बेबस तस्वीरें देखी। चलिए मान लेते हैं ठेकेदार लालची था, नाव डूब गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मजबूत सरकार के गाल पर जोरदार तमाचा है या नहीं? अब आपको बताती हूं क्यों। गोताखोरों ने लोगों को तो निकाल लिया, लेकिन जो डूबा हुआ क्रूज था उसे निकालने में 17 घंटे लगे हैं। 17 घंटे। ये 17 घंटा क्या कहता है? यही तो बताता है ना कि सत्ताधीशों को किसी गरीब का घर गिराना हो तो फौरन बुलडोजर महज कुछ घंटे के अंदर पहुंचा देते हैं। विपक्ष के किसी भी नेता को उठाना हो तो ईडी सीबीआई फौरन आधी रात में चार्टर प्लेन से पहुंचा दी जाती है। लेकिन जब डैम पर टैक्स लेना होता है या किसी तरीके की कोई चीज करनी होती है, आम 9 लोगों की जान बचानी होती है, तब इन्हें समय लगता है। सवाल तो यही है कि बारगी डैम में टैक्स देकर जो 9 नागरिक डूब गए, उन्हें निकालने के लिए एक अदद क्रेन मंगाने के लिए आपको 17 घंटे लग गए। और इसी तरीके के विश्वगुरु पर हम गर्व करें। हम सवाल क्यों ना पूछें कि हम जब दिन रात टैक्स दे रहे हैं फिर भी हमारी मदद के लिए जो चीजें होती हैं, जो डिजास्टर प्लान होते हैं, वो समय पर क्यों नहीं आते हैं? कैग की रिपोर्ट बरसों से चीख चीख कर कह रही है कि हमारा जो आपदा प्रबंधन फंड है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो सॉल्व करने के लिए जो भारी मशीनों की जरूरत है उसे हम नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन इसे सुनेगा कौन जब सारा फंड विज्ञापनों में थैंक यू लिखवाने पर खर्च होता हो? इसी 17 घंटे की देरी और नाकामी के बीच जो लाशें बाहर आई वो पत्थर को भी चीर दे, उसके आंखों से भी आंसू निकाल दे। एक 4 साल का मासूम बच्चे का रेशमा नाम की महिला की छाती से चिपका हुआ मिला। पानी भरते वक्त उस महिला ने आखिरी दम तक अपने बच्चे को सीने से लगाए रखा। उसे उम्मीद रही होगी शायद कि कोई सरकारी हेलीकॉप्टर आसमान से आएगा, उसकी जान बचा लेगा। शायद उसे लग रहा था कि कोई रेस्क्यू बोट आएगी और उसकी जान बचा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे बचाने कोई नहीं आया। दूसरी तरफ चमत्कार हो गया। 1 साल का एक मासूम बच्चा जो अपनी माँ की गोद से छिटक कर किसी और के हाथ पहुंच गया, वो तो बच गया। लेकिन आप सोचिए कि 1 साल के बच्चे ने अपनी आंखों से जो देखा उसे तो वो याद भी नहीं होगा, उसे पता भी नहीं होगा कि उस दिन उसने क्या क्या खो दिया। उसे ये भी नहीं पता कि जिस देश में वो पैदा हुआ है उस देश में चुनाव जीतने के लिए मशीनरी बहुत मजबूत है, लेकिन किसी की जान बचाने की मशीनरी जो है वो आज भी वेंटिलेटर पर है, आखिरी सांसें ले रही है। हमारे यहाँ चुनाव एक अवसर की तरह बनाया जाता है, एक उत्सव की तरह बनाया जाता है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी बचाने के लिए किसी को समय कहाँ है, किसी को मतलब कहाँ है। भाजपा शासित राज्यों में ऐसे हादसे एक फिक्स पैटर्न जैसे लगते हैं, जिसे आप मौत का गुजरात मॉडल भी कह सकते हैं। बड़ोदरा का हांडी झील, जिसमें 14 साल का एक मासूम बच्चा जिसे लाइफ जैकेट नहीं मिली थी, और वो मोरबी में ब्रिज हादसा आपको याद है, 135 लोगों की जान चली गई थी, सब नदी में समा गए थे। अब जबलपुर में भी यही हुआ है। ये तीनों हादसे क्या बताते हैं? इसमें क्या समानताएं हैं? समानता है ठेकेदारी प्रथा, कमिश्नरी का खेल, कमीशन का खेल। यही तो बता रहा है ना। हादसा होता है, सरकार की स्क्रिप्ट तुरंत ही तैयार होती है, मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है, मन से हम बहुत दुखी हैं, अत्यंत दुखी हैं। मृतकों को, उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बस 2 लाख रुपए? एक इंसान की जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए?
एक माँ की सोनी गोद की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए, एक बच्चे के छीने हुए भविष्य की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना दिखाने वाली सरकार 2 लाख रुपए दे रही है। 2 लाख रुपए में आज के दौर में क्या होता है? एक मोहल्ले के नेता पोस्टर, बैनर और रैलियों में समोसे पर खर्च कर देते हैं जितना आप दे रहे हैं उतना, और उतने में आप ये कह रहे हैं कि आपको दिल से बहुत दुख है। इसके बाद क्या होगा? एक जांच कमेटी आएगी, पुलिस आएगी, क्रूज चराने वाले किसी गरीब नाविक को गिरफ्तार किया जाएगा। वो नाविक जो खुद 200 रुपए में दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, उसे पकड़कर छाती चौड़ी कर कर ये कहा जाएगा कि हमने कार्रवाई कर दी है, देखिए जिसकी गलती थी उसे सजा मिल गई है। लेकिन क्या पर्यटन विभाग के उस मंत्री से पूछताछ होगी? क्या उस बड़े बाबू को हथकड़ी लगाई जाएगी जिसने बिना किसी सुरक्षा जांच के क्रूज को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया? सोचिए उस अधिकारी को जिसका काम ये था कि वो क्रूज पर जाता, वहां पर देखता कि क्या व्यवस्थाएं थी, वो क्रूज पानी में उतरने लायक था या नहीं, वो सब कुछ नहीं हुआ। फटाक से अपने एसी वाले कमरे में बैठकर फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और एक क्रूज उतर जाती है, कुछ लोगों की जान चली जाती है। उस ठेकेदारी का क्या? उस ठेकेदार पर उसकी संपत्ति सील करने के बारे में कुछ सोचा जा सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि उनके कनेक्शन ऊपर वालों से है। लिख कर रख लीजिए, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बिल्ली के गले में घंटा बांधने वाला कोई है ही नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि सिस्टम खुद ही बिल्ली बनी बैठी है, तो घंटे को सिर्फ फाइल में बजते ही देखा जा सकता है और आम आदमी मरता ही रहेगा। ये सच्चाई है। इन सबके बीच हमारे देश की जो गोदी मीडिया है वो कहाँ है? वो मीडिया जो दिन रात आपको हिंदू मुस्लिम का अफीम चटाती है, आपको सिर्फ एक एजेंडा दिखाती है, वो कहाँ है? सोचिए अगर यही हादसा किसी गैर भाजपा शासित राज्य में होता, जैसे कि बंगाल, केरल, कर्नाटक, किसी ऐसे राज्य में होता तो क्या होता? टीवी के पर्दों पर आग लग चुकी होती, एंकर स्टूडियो पर चीख चीख कर मेज तोड़ रहे होते, मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं, नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा, इस तरीके के हैशटैग चलाए जा रहे होते और एंकर जिम्मेदारी लेने की बार बार बात कर रहे होते। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है? जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। इसीलिए गोदी मीडिया ने इस खबर को मौनव्रत धारण कर लिया हो ऐसा दिखा रहा है। अब आप ही बताइए कि इस तरीके की चीजें क्यों होती हैं? अपने आकाओं की छवि को बचाए रखने के लिए ही तो होती हैं। 9 लोगों की मौत हो गई है, ये छोटी सी दुर्घटना लग रही है। इसे छोटी सी दुर्घटना बताकर किसी पन्ने के आखिरी कोने में दबाया जा रहा है। जब चुनाव आते हैं तो यही नेता कैमरे लेकर गुफाओं में ध्यान करने जाते हैं, समुंदर के नीचे द्वारिका दर्शन करने जाते हैं। लेकिन जब जनता पानी में डूब कर रही होती है तो एक भी मंत्री कैमरे पर आकर ये कहने की हिम्मत भी नहीं करता कि हमारे सिस्टम की गलती की वजह से ये हादसा हुआ है, ये सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, इसलिए 9 लोगों की मौत हुई है। इतना ईमानदार नेता भी कोई नहीं बचा जो अपनी जिम्मेदारी लेने लायक हो, जो ये कहने लायक हो कि हमारी गलती की वजह से इन मासूम लोगों की जानें गई हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे कड़वे सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि हम चुप हो गए तो इस देश में खामोश कब्रिस्तान बनने वाला है, हम ये जानते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आखिर कब तक इस सिस्टम को आपकी जान से खेलने का हक आप कब तक देंगे? आप कब तक टैक्स दे देकर अपनी मौत का टिकट खरीदते रहेंगे? ये राजनेता, ये अधिकारी, ये वीआईपी कल्चर जो जीते जी आपको मार रहा है। सोचिए, सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया जाता है क्योंकि फला वीआईपी आ रहे हैं। किसी नाव के आगे पीछे रेस्क्यू टीमें चलाई जाती हैं ताकि वो डूबे नहीं, लेकिन जब आप डूबते हैं तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। भ्रष्टाचार की इस दीमक ने सिर्फ पुल और सड़कें नहीं खाई हैं, इस देश की जमीन और सुरक्षा व्यवस्था को भी खोखला कर दिया है। इसीलिए हम बार बार इस तरीके के मुद्दों पर बात करते हैं। अब वक्त आ गया है उन नेताओं से पूछने का कि वोट मांगने तो आप आते हैं, धर्म और जाति की राजनीति भी आप करते हैं, इस तरीके की बातें भी करते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है तो आप कहाँ होते हैं? गारंटी की बात करने वाले लोग जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, सुरक्षित लौट नहीं पाते हैं, इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? उनसे पूछिए कि ये जो डैम पर ये जो हादसा हुआ है ये कौन किया है, इसके लिए कौन गुनहगार है और वो गुनहगार जेल कब जाएगा? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? ये क्यों ना पूछा जाए? बताइए आप। सिस्टम जब बहरा हो जाएगा तब पूछने वाला कोई तो होगा ना,
और जब सिस्टम बहरा होगा, उसके बहरे कानों पर वो डूबती आवाज जो रेशमा की थी, उस 4 साल के बच्चे की चीख थी, वो पहुंचनी चाहिए या नहीं? सवाल तो यही है। सवाल पूछना बिल्कुल बंद मत करिए। जिस दिन हम सवाल पूछना बंद कर देंगे, उस दिन ये भ्रष्ट तंत्र और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए कहती हूँ कि जब आप सवाल पूछेंगे तब इन्हें पता होगा कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो कोई खड़ा है। जवाबदेही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सवाल पूछना भूल जाएंगे तो बिना लाइफ जैकेट के मौत के गहरे कुएं में आपको फिर से ढकेल दिया जाएगा। इसीलिए सजग होना हमारी जिम्मेदारी है, सचेत होना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद।